लुसेंट और अरिहत जीके के 5000 प्रश्नों के लिए 16वां भाग होगा। हालांकि यह वीडियो एक कंबाइंड वीडियो है, फिर भी अलग अलग आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे हम वन लाइनर क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? देखिए क्वेश्चन में पूछा गया वसा में घुलनशील, वसा मतलब कि फैट में, तो ये होता है ए, डी, ई और के। आपको एक चीज समझना होगा कि विटामिन तो वैसे कई होते हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया या फिर के हो गया। तो इस तरह के कई विटामिन होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही विटामिन ऐसे हैं जो कि फैट में घुलनशील हैं। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि वाटर यानी कि जल में घुलनशील होते हैं, जैसे कि बी और सी। बी और सी विटामिन ऐसा है जो कि जल में घुलनशील होगा, लेकिन बी और सी को अगर इसमें से निकाल दिया जाए तो ए, डी और ये जो ई तथा के है ये किस में घुलनशील होता है? वसा में। अब इससे होता क्या है कि अगर आपके शरीर में बी और सी की मात्रा बढ़ती है, मतलब कि आपने कुछ ऐसा चीज आप एकदम लगातार खा रहे हैं जिससे कि आपके शरीर में सी की मात्रा बढ़ रही है और जो आपको मिलना चाहिए उससे ज्यादा आपके शरीर में सी आ गया है, तब क्या होगा? तब जो एक्स्ट्रा सी है ये आपके जो शरीर के अंदर पानी है उसमें घुल जाएगा, क्योंकि बी और सी जल में घुलनशील होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जब ये जल में घुलनशील होता है और आपके शरीर के जल में घुल जाएगा तो ये पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। यानी कि आपके शरीर में अगर विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है तो वो मतलब शरीर के बाहर आसानी से निकल जाती है। लेकिन अगर इसके अलावा विटामिन ए या फिर डी या फिर ई या फिर के, अगर इनमें से कोई चीज आप ले रहे हैं और इसकी मात्रा बढ़ गई है तो ये विटामिन आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। यानी कि आपको समझना होगा कि कौन कौन से वसा में घुलते हैं और कौन कौन से वाटर में। अब देखिए रोग भी पूछा जाता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। रतौंधी, अब रतौंधी के लिए सबसे मतलब अगर विटामिन ए को मात देना है तो आपको अगर देखा जाए तो सब्जियों में सबसे बेस्ट क्या है? तो गाजर। इसके अलावा और भी है, लेकिन गाजर को सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये सबके पास उपलब्ध है। अगर बात करें डी की, तो विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स। ठीक, अब ये रिकेट्स में क्या होता है? तो जो बच्चे होते हैं वो उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, बच्चे और बुजुर्गों में खास करके ये रोग होता है। विटामिन डी आपको कहां से मिलेगा? सूर्य के प्रकाश में। विटामिन ई से क्या होता है? प्रजनन रिलेटेड रोग होते हैं। प्रजनन रिलेटेड रोग, जैसे कि आप अगर कई चीजों में ये पाया जाता है। ठीक है, अगर विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इसकी कमी से क्या होता है, कहाँ मिलता है? विटामिन सी आपको वहां मिलेगा जहां पे खट्टे फल पाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। अगला है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? देखिए पूछा गया है अयस्क, तो अयस्क मतलब ये होता है खनिज। अब खनिज भी नहीं पता है तो ये जानिए कि जो एल्युमिनियम आप मार्केट में देख रहे हैं ये धरती के अंदर से हमको उसी तरह नहीं मिल रहा है। ये जिस रूप में मिलता है उसे हम कहते हैं अयस्क, और एल्युमिनियम हमको मिलता है बॉक्साइट के रूप में। क्या आप एल्युमिनियम का मतलब कि किससे डिनोट करते हैं बता पाएंगे? तो इसको Al से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि मधुमेह रोग होता है। मधुमेह मतलब कि डायबिटीज। तो ये रोग होता है इंसुलिन के अभाव में। जब आपके शरीर में इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज हो जाएगा। इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसके लिए एक दिवस मनाया जाता है। ये होता है 14 नवंबर को। हर साल 14 नवंबर को जब हम जवाहरलाल नेहरू के लिए बाल दिवस मनाते हैं, उसी दिन मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। अगला है कि स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी होता है, स्कर्वी में होता क्या है? आपके होंठ फटने लगते हैं। स्कर्वी रोग के लिए जो विटामिन सी है मिलेगा कहाँ से? तो खट्टे फलों में। खट्टे फलों में, जैसे कि आंवला।
अगला है कि सूर्य ग्रहण कब होगा। तो देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तो एक बेसिक बात है और ये आपको पता ही होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सूर्य ग्रहण तभी होगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे हो गया सूर्य और यहाँ पे हो गई पृथ्वी। अगर इसके बीच में आ गया मून तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं पड़ेगा। जब नहीं पड़ेगा तो उतना सूर्य हमको नहीं दिखेगा, यानी कि हो जाएगा सूर्य ग्रहण। ठीक, ये हमेशा अमावस्या को होता है। और अगर बात करें चंद्र ग्रहण की तो चंद्र ग्रहण इसका बिल्कुल उलट होगा। चंद्र ग्रहण में ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो उस दौरान क्या होगा कि ये अक्सर पूर्णिमा को होता है। हालांकि हर एक पूर्णिमा को नहीं होता है, क्योंकि देखेंगे आप तो महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा पड़ती है। तो ये हर एक अमावस्या और हर एक पूर्णिमा को नहीं होता है। आगे बढ़े तो अगला है कि एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है। एवोगाद्रो नंबर ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये होता है एवोगाद्रो नंबर। अगला है कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक पे क्या असर पड़ता है। क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, जब आप दाब बढ़ाएंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बढ़ जाएगा। और इसका एक सीधा सीधा उदाहरण है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर जिसमें हम खाना बनाते हैं, होता क्या है कि इसमें इतना प्रेशर होता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और आपका खाना जल्दी बन जाता है। अगला है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो ये होती हैं लाल रक्त कणिकाएं, मतलब इनको हम आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी जो कि केवल 120 दिन तक जिंदा रहती हैं, 120 दिन तक। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि मानव नेत्र का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो हमारी आंख पे प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में, ये कैसा बनता है। तो ये हमेशा बनता है उल्टा। मतलब आप कुछ भी देख रहे हैं वो आपको उल्टा, आपकी आंख उसका फिगर बना रही है, लेकिन वास्तविक। अब एक सोचने वाली बात यह है कि जब ये उल्टा बनता है तो हमारे दिमाग को सीधा कैसे समझ में आता है। तो जब ये यहाँ से डाइवर्ट होकर आपके दिमाग के पास जाएगा आपकी आंखों से, तो वहाँ पे ये सीधा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आंख से कमेंट करके बताइएगा। एक अच्छे नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। न्यूनतम दृश्य दूरी मतलब कितना मीटर तक वो देख सकता है। न्यूनतम दृश्य दूरी कितना होता है। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ये है 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। यह आपके ऑप्शन है। अगला है कि पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है। तो ये है केवल 2.5%। मतलब जितना भी जल है आप देखेंगे कि 3/4 ये इतना 3/4 जल है। फिर भी इसमें से 3/4 जल में से लगभग 97% ऐसा पानी है जिसको हम पी नहीं सकते। समुद्र का पानी है, खारा है, लेकिन इसमें से पीने वाला जो भाग है केवल और केवल 2.5% है। दूध की शुद्धता नापी जाती है किससे। तो ये होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर ऐसा है जो कि दूध को मापता है कि दूध कितना शुद्ध है या फिर कितना अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ध्वनि अगर कहीं पे हो रही है तो उसका मापन कैसे होगा, किसमें होगा। तो ये होगा डेसिबल में, जिसको हम डीबी भी बोलते हैं। देखिए होता क्या है कि एक पर्यावरण के लिए इसको एक मानक बनाया गया है। जैसे कि अगर 30 से 40 तक का है तो इसको बेस्ट माना जाता है पर्यावरण के लिए, इको फ्रेंडली आप बोल सकते हैं। अगर 50 से 60 होगा तो एक व्यक्ति अगर सोया है और वहाँ पे 50 से 60 तक की ध्वनि हो रही है तो व्यक्ति जग जाएगा। अगर नॉर्मली ये 180 तक हो जाए तो समझिए कि कान के पर्दे फट जाएंगे। अगर कोई बहुत तेज ध्वनि हो रही है तो 100 पे होती है, जो कि असहनीय दर्द यहाँ पे आपको होगा। आप देख रहे हैं कि इस समय पूरे देश में लगभग जो डीजे हैं, मतलब साउंड बॉक्स हैं या फिर जो भी साउंड है, उन पे एक तरह से हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे 40 डीबी तक की ध्वनि को अलाउ किया है कि मतलब आप इतना शोर कर सकते हैं कि 40 डीबी की ध्वनि हो। तो 40 डीबी का मतलब ये कि ये शोर नहीं मचाता है, आराम से मतलब अच्छी ध्वनि होगी। 50 से 60 का मतलब ये समझिए कि एक व्यक्ति इस पे जग जाएगा, आप खुद समझ सकते हैं। अगला है कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है। जो बायोगैस हम कहते हैं तो इसमें होता है मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4। इसको और किस नाम से बोलते हैं,
मार्स गैस। कहाँ पाई जाती है? तो खानों में। खानों मतलब कि जो कोयले के खान है, और इसीलिए ये वहाँ पे आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। माइक्रोफोन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आप बता पाएंगे? तो देखिए, माइक्रोफोन मतलब कि उसमें हम बोलते हैं, यानी कि वो ध्वनि ऊर्जा को बदल देता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। अगर माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है तो क्या आप बता पाएंगे कि लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर ये क्या करता है? तो लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर आपसे पूछ लें कि जनरेटर क्या करता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको कुछ भी बिना मतलब का नहीं बताया जा रहा है। जनरेटर क्या करता है? तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अगर आप बताना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन का कमेंट करके बताइएगा, विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करता है? ये जनरेटर का उल्टा होता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि प्राकृतिक मोम और लाख। ये लाख है, ये प्राप्त किए जाते हैं कहाँ से? तो ये होता है कीड़ों के स्राव से। अगला है कि कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल में लाया जाता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। देखिए, अम्ल को कैसे हम डिफाइन करते हैं? pH स्केल से। ये 1 से लेकर 14 तक होता है, बीच में 7 होता है जिसको हम बोलते हैं उदासीन, मतलब कि न्यूट्रल। ठीक, 1 से 7 के बीच में जो होगा उसको हम बोलेंगे अम्ल, यानी कि एसिड। 7 से 14 के बीच में जो होगा उसको बोलेंगे क्षार, यानी कि बेस। जो अम्ल होते हैं उसमें H जरूर होता है, H+। जो क्षार होते हैं उसमें क्या होता है? OH-, ये जरूर होता है। ये सारे क्वेश्चन जितने हम आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सब कुछ पूछा जाता है। अगला है कि हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, जो कि हमारे शरीर को आधारी उपापचय को नियंत्रित करता है? तो ये है अब2 ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं, पेस मेकर किससे संबंधित है? पेस मेकर तो ये है आपके हार्ट से। आगे बढ़ते हैं, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होता है इसका चूर्ण, इसका फार्मूला। अगला है कि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं, क्यों? देखिए, होता क्या है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको छोड़ दीजिए। हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे के अपरूपक होते हैं। अपरूपक मतलब एक ही के दो रूप। ठीक, मतलब दोनों भाई आप कह सकते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों अपरूपक हैं, किसके? कार्बन के। ठीक, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं, दोनों भाई हैं लेकिन एक जैसे नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की परमाणु संरचना अलग अलग होती है। ग्रेफाइट में विद्युत का प्रवाह होता है। क्या आपने ग्रेफाइट देखा है? हीरा में नहीं होता है। तो जो ग्रेफाइट की बात हम कर रहे हैं, अगर आपने पेंसिल यूज किया है तो पेंसिल की जो लेड होती है वो होती है ग्रेफाइट की। चेक मत करिएगा, उसमें लाइट आती है। अगला है कि प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक है रबड़। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि कच्चे फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होती है एसिटिलीन गैस। अगर कोई कच्चा फल है तो उसको एसिटिलीन गैस का यूज करके पकाया जा सकता है। अगला है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है क्या? तो ये होता है मृदु लोहा, इसको हम नर्म लोहा भी बोलते हैं। इसका यूज हम आपको बता रहे हैं। जो ट्रांसफार्मर होता है आपने देखा होगा, उसके ऊपर जो ये राउंडिंग में जैसे बने होते हैं, लोहे के लगे होते हैं हाथ जैसे, इसको हम क्रोड बोलते हैं। ये जो क्रोड होते हैं ये नर्म लोहा का ही बनाए जाते हैं, और ये इसलिए नर्म लोहा का प्रयोग किए जाते हैं ताकि इनको विद्युत चुंबक बनाया, जब इसमें विद्युत का प्रवाह होगा तो ये एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और देखिए, इस तरह के ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, लिंक चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला है कि मस्तिष्क और मेरु रज्जु को ढकने वाली झिल्ली में सूजन आ जाने पर कौन सा रोग होता है? मस्तिष्क और मेरु रज्जु, तो ये जो रोग होता है इसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। ये एक रोग है,
आपने नाम हो सके कि सुना हो, ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु में होता है। अगला है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, तो ये होता है किलोग्राम। देखिए, देखा जाए तो ये दो चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। एक होता है भार और एक होता है द्रव्यमान। क्या आपको इनमें अंतर पता है? ये बेसिक चीज है लेकिन पता होना चाहिए। अगर आपको, आप में से बहुत लोगों को पता होगा। भार मतलब डब्ल्यू यानी कि वेट, द्रव्यमान मतलब कि mg। ठीक, इसमें मतलब कि रिलेशन अगर देखा जाए तो W बराबर mg होता है, यानी कि किसी वस्तु का जो भार होगा वो चेंज नहीं होगा और जो ये द्रव्यमान होगा ये उसके ग्रेविटेशनल फोर्स पे काम करता है। मतलब कि अगर आप धरती पर हैं, आपका वजन 60 किलो है, चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका वजन 10 किलो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो जी की वैल्यू है, यहाँ पे इसी जी की वैल्यू का 1/6 हो जाता है। तो इस तरह एम और जी में आपको, डब्ल्यू और एम जी में आपको रिलेशन जानना चाहिए। अगला है कि पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी, बायोजियोग्राफी इस तरह होता है। अगला है कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। अदिश सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, ये बताया गया है। अगला है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, मतलब आकार के अनुसार, तो ये है बृहस्पति। सौरमंडल से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ बता दे रहे हैं, कुछ हम आपसे पूछ लेंगे। सूर्य के सबसे नजदीक बुध, पृथ्वी की बहन शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, और शुक्र कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है? 225 दिन में। पृथ्वी 365 दिन में। ठीक, दो ग्रह अगर बात करें पृथ्वी की, तो ये चक्कर लगाती है वेस्ट से ईस्ट के तरफ, और इसी तरह 6 ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट में चक्कर लगाते हैं। एक हम बता दे रहे हैं, ये है शुक्र। दूसरा कौन सा है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। अगला है कि अस्थियों का अध्ययन, मतलब अगर आप हड्डियों का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाएगा? ये होगा ऑस्टियोलॉजी। शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको बोलते हैं फीमर, ये होती है जांग में। लेकिन सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? चलिए बता दे रहे हैं, कान में, मध्य कान में। नाम क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिले, तो ये है सोयाबीन और मशरूम। सोयाबीन मतलब कि जो सोयाबीन हम सब्जियों में यूज करते हैं वो तो सोयाबीन का मतलब मेन सोयाबीन नहीं होता है। मेन सोयाबीन का अगर आप यूज करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लगभग कितना? 42%। आगे बढ़े तो अगला है कि ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगे तो ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे मतलब वायुमंडल नहीं होगा वहाँ पे ध्वनि नहीं हो सकती, मतलब कि आप बात नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे एक रूम रहे और इस रूम को निर्वात कर दिया जाए, मतलब बिना हवा का कर दिया जाए, आप यहाँ है, कोई यहाँ है, तो आपकी आवाज़ चाहे आप कितना भी नज़दीक हैं कोई नहीं सुनेगा। अगला है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला लगता है। कैसा लगता है? तो ये लगता है काला। अब ये भी पूछा जाता है कि क्यों काला लगता है? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल से क्या मतलब? तो वायुमंडल से ये मतलब है कि वायुमंडल में कण होते हैं धूल के, और प्रकाश इस पर से टकरा करके चारों ओर फैलता है, तभी जाकर हम धरती को अंतरिक्ष से नीला देख पाते हैं। लेकिन अगर हम पूरे अंतरिक्ष में चले जाएं ऊपर तो हमको अंतरिक्ष काला दिखने लगता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। अगला है कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो यह है स्फेनोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन इकाई है कोण का, और इष्ट रेडियन होता है घन कोण का। ये दोनों एक ही साथ पूछा जाता है, रेडियन कोण का और इष्ट रेडियन घन कोण का। अगला है कि खून की कमी अगर आपको हो जाए तो कौन सा रोग होगा? ये होगा एनीमिया। एनीमिया को बोलते हैं खून की कमी। भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो भारी जल हम बोलते हैं D2O को, लेकिन नॉर्मल जल तो H2O होता है। तो HD कैसे बन गया? तो देखिए, इसके लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। यहाँ पे
जब हम जल की बात कर रहे हैं तो पहले वाले एच को प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भारी जल में हम दूसरे वाले को प्रयोग करते हैं, तो ये ड्यूटेरियम बोला जाता है। और इसीलिए यहाँ पे ड्यूटेरियम को समझाने के लिए हम डी लिखते हैं, यानी कि भारी जल मतलब कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा हो। कौन सा विटामिन है? तो यह है विटामिन ए। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। कहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है? गाजर। केवल गाजर ही नहीं, बहुत जगह पाया जाता है, लेकिन गाजर में कुछ एक्स्ट्रा होता है। अगला है कि कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये होता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। अगला है कि आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो आवेश मतलब कि एम्पियर सेकेंड। आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। देखिए 7 मूल राशि होती है, उनके 7 मात्रक भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए सभी का नाम। अगला है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन का ही क्यों? क्योंकि इसका जो ताप सहने की क्षमता होती है बहुत होती है, लगभग 3400-3500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को सह सकता है, और इसमें विद्युत का खपत भी बहुत कम होता है। तो देखेंगे आप बल्ब के भीतर क्या होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट दोनों वायरों को ले जाके बल्ब के भीतर जोड़ा गया होता है, डायरेक्ट एकदम जोड़ दिया जाता है टंगस्टन के द्वारा। तो ये कम विद्युत खपत में ज़्यादा मतलब कि प्रकाश देगा, और इतना एनर्जी, इतना ऊर्जा तक, इतना टेम्परेचर तक ये गलेगा नहीं, इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। अगला है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ये है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। इनके नाम पे नोबल पुरस्कार भी दिया जाता है 1901 से। भारत में भी सबसे पहली बार 1913 में मिला था। चलिए आप बताइए कि 1913 में किसको मिला था? आपको बता दें साहित्य के लिए मिला, और ये साहित्य था गीतांजलि। अगला है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शरीर में एनीमिया रोग कब होता है? यानी कि खून की कमी से, और ये आयरन की कमी से होता है। मतलब कि अगर आप आयरन की कमी से होता है तो आप पालक में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगला है कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? नींबू चूंकि खट्टा है तो इसमें जो अम्ल मिलता है ये होता है साइट्रिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, तो यह है नाइट्रोजन। अगर वायुमंडल की बात करें, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। गैसोहाल बनता है। गैसोहाल किसको जोड़ करके बनता है? तो पेट्रोल और इथेनॉल को अगर मिला दिया जाए तो ये बनेगा गैसोहाल। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, गाजर, और ये इसको हम रोग को बोल सकते हैं रतौंधी। कार्बन के 2 मुख्य अपरूपक तो हमने पहले ही बताया था, हीरा और ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ये भी हमने पहले बता दिया है, फीमर। सबसे छोटी हड्डी आपको बताना था, और वो थी स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ होती है? तो मध्य कान में। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, लेकिन बच्चों में 325 के आसपास ये हड्डियां होती हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? प्रकाश वर्ष में हम क्या मापते हैं? दूरी को। प्रकाश वर्ष में हम मापते हैं दूरी को। किस दूरी को? तो जो बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं उनको हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। इकाई नोड मेट्रा, इकाई नोड मेट्रा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो देखिए बायोलॉजी में आपको पढ़ाया जाता है, एक तरह का पार्टीशन है। तो जो तारा मछली है और लिटिल स्टार, ये आते हैं इकाई नोड मेट्रा संघ के तहत। अब परीक्षा में आपसे कैसे पूछा जाएगा? तो परीक्षा में आपसे इसी तरह पूछा जाएगा कि इस संघ के अंतर्गत कौन आता है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इनमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा, बाकी 3 और अलग ऑप्शन रहते हैं। अगला है कि मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य का पाचन क्रिया शुरू हो जाता है मुंह से, क्योंकि जब आप पहला जो भोजन है उसको मुंह में लेते हैं तो वहीं से आप देखेंगे कि तेजी से लार बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और आपका पाचन यहीं से शुरू होता है। इस लार में एक एंजाइम होता है जिसको कि कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम होता है। ये होता है टाइलिन। टाइलिन, तो इस एंजाइम के चलते आपकी पाचन क्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। बाद में ये भोजन आंतों में जाता है, और वहां पे जो बचा भोजन होता है आसानी से पच जाता है। अगला है कि शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके बायोलॉजी के परिसंचरण तंत्र से है, और जो शिराओं द्वारा पूछा गया है तो ये होता है अशुद्ध रक्त।
सिराओं द्वारा पूछा जो रक्त प्रवाहित होता है ये होता है अशुद्ध रक्त, और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। कब? 1628 में। और यहाँ पे उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा। पहला हृदय था, फिर धमनियाँ थीं, रुधिर था और सिराएं थी। तो ये जो सिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध ब्लड होता है, ये केवल आपको जानना था। आगे है कि पोटेशियम का कार्य क्या होता है। पोटेशियम का कार्य, तो ये पोटेशियम होता है वो आपके हृदय की धड़कन को और नाड़ी संस्थानों के कार्यों को संचालित करता है। मतलब कि जो आपके हृदय की धड़कन है इसमें पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखेंगे कि जहाँ पे फैट के चलते जो बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो वहाँ पे हृदय की धड़कन, मतलब हृदय को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और वहीं पे हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा लैक्टिक अम्ल, और अगर आपके मांसपेशियों में ये अम्ल बनता है तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी? तो आपको थकान होती है। आपको क्या होगी? थकान होगी। अगला है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या फिर इससे प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये बनाता है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल बैक्टीरिया से प्रतिक्रिया करके बनाएगा इथाइल एल्कोहल, और अगर बैक्टीरिया नहीं है तो बनाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला है कि धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित किया जाता है। तो अभी आपने देखा कि सिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? ये होता है शुद्ध रक्त, क्योंकि आपको पता है कि जो हृदय होता है वहाँ पे ब्लड आता है, वहाँ से ही पंप होता है। तो इसमें दोनों तरह के ब्लड होते हैं, अशुद्ध और शुद्ध दोनों तरह के। अगला है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो ये है विटामिन बी और विटामिन सी। देखिए इसके अलावा अगर आप विटामिन ए की बात कर लें, डी की बात कर लें, तो वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील का मतलब कि जल में घुल जाए। अब आपको एक चीज़ यहाँ से समझना होगा कि अगर आपके शरीर में बी या फिर सी इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि अगर ये विटामिन आपके शरीर में ज़्यादा हो जाता है, जो भी आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा हो जाता है, तब आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि जब ये ज़्यादा होगा तो ये मूत्र मार्ग से बाहर शरीर से चला जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर और कोई विटामिन ज़्यादा होगा, जैसे कि ई हो गया या फिर डी हो गया, ए हो गया, अगर इस तरह का कोई और विटामिन जो आपके शरीर में हद से ज़्यादा होगा तो वो आपको नुकसान भी करता है। लेकिन बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जल में घुलनशील होते हैं और ये पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं अगर इनकी मात्रा ज़्यादा होती है तब। विटामिन से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या और विटामिन ई की कमी से होता है प्रजनन रिलेटेड रोग, अगर ये कि मतलब कि कौन कहाँ मिलता है, तो विटामिन ए आपको अधिक रूप से अगर सब्जियों में बात करें तो गाजर में, इसके अलावा और भी चीज़ों में मिलता है, लेकिन गाजर इसका सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। और कारण ये है कि ये हर किसी के किचन में उपलब्ध होता है। विटामिन डी मतलब कि इसे रिकेट्स होगा, इसमें हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ये खास करके बच्चों में होता है और ये आपको सूर्य के प्रकाश में मिल जाता है। हालांकि ये सूर्य के प्रकाश में होता नहीं है। लोग कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होगा, लेकिन सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता है। जब सूर्य का प्रकाश आपके शरीर पे पड़ता है तो आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है, जो वसा है ऊपरी चर्म वाला, ये गल करके यहाँ पे विटामिन डी बनाता है। यानी कि सुबह के अगर 2-3 घंटे आप सूर्य के प्रकाश में रहते हैं तो आपको विटामिन डी की पूर्ति होती रहती है। उसी तरह जो विटामिन सी है तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है और इससे जो इसकी कमी से रोग होता है इसको हम बोलते हैं
स्कर्वी। अगला है कि सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का काम ये होता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करता है और आपके शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है। जब भी आप जल को मतलब पानी को पीते हैं तो वहाँ पे सोडियम और इसकी जो मात्रा है इसको कंट्रोल करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया में आपको बार बार पानी नहीं पीना चाहिए, आपको एक टाइम लिमिट में मतलब कि आप कुछ टाइम के दौरान ही आपको पानी पीते रहना चाहिए। अगला है कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जीव आते हैं। शुरू में आपने देखा था तो ये एनिलिडा ग्रुप है, तो इसमें आते हैं जोंक और केचुआ जिसको हम किसान का साथी भी बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन से जीव आते हैं, तो इसमें आते हैं तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। आप देखेंगे कि सभी के ज़्यादा पैर वाले हैं ये तिलचट्टा और मच्छर को देखें अगर तो ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। मोलास्का ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, तो मोलास्का ग्रुप में आते हैं घोंघा या फिर सीपी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होगी तो यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ क्या बनता है, जल। एनिलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। एनिलिडा तो ये होता है नेफ्रिडिया के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 6। देखिए पीएच मान से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी आपसे नींबू का पूछ लिया जाएगा, कभी आपसे मूत्र का, कभी शुद्ध जल का और कभी भी किसी चीज़ का भी पूछ लिया जाता है। पीएच मान के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया था, अगर आपने देखा हो तो। देखिए पीएच मान को हम एक पीएच स्केल से काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 14। 1 से लेकर 7 के बीच में जो भी होगा ये एसिड होगा। एसिड का मतलब कि अम्ल होगा। 7 से लेकर 14 के बीच में जो होगा वो बेस होगा, यानी कि क्षार होगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि 7 से आप जितना ही दूर जाएंगे दोनों तरफ ये पावरफुल होता जाएगा। कहने का मतलब कि एक कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 2 है, नींबू का होता है 2.2, और एक है जिसका पीएच मान 6 है। पूछा जाए कि दोनों तो एसिड है, ये सबको पता है कि 7 से कम है तो, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल एसिड है, तो ज़्यादा पावरफुल एसिड होगा 2, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा दूर है। बस यही प्रक्रिया क्षार पे भी लगती है। तो जो मूत्र होता है इसका पीएच मान होता है 6, यानी कि एक तरह से आप ये कहें कि ये होता है कैसा, अम्लीय। अगला कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। हालांकि यह मानव जाति के लिए ही नहीं, हर जीव जातु के लिए, जीव जंतु तो हैं ही, इसके साथ पौधों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पराबैंगनी कीड़ों को रोकने के लिए एक अच्छा आवरण बनाती है। जो ये पराबैंगनी कीड़े होती है ये धरती पे ना आ जाए, इनके लिए ओजोन परत काम करती है। ओजोन लेयर मतलब कि उत्तरी। देखिए ये जो ओजोन लेयर होती है इसकी एक तरह की मोटाई होती है, मतलब कि अगर इसको ये देखा जाए तो कहा जाता है कि यहाँ पे इतनी मोटी है और यहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण हुआ तो यहाँ पे पतली हो गई। तो ये जो मोटाई है इसको नापते किस में है, क्या आप बता पाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार का, ये हार्ड क्वेश्चन बनेगा तब पूछा जाएगा। इसको हम नापते हैं डॉप्सन में, डॉप्सन में इसको हम नापते हैं। और ये जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण होता है वहाँ पे ये ओजोन लेयर पतली होते होते ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पे अगर ये ओजोन की परत ख़त्म हो जाती है तो आपको कई तरह के भयानक रोगों का सामना करना पड़ सकता है। टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है, तो ये है क्लोरोमाइसिटिन। देखिए ये वीडियो पूरी तरह ऑप्शनल पे थी, जैसे कि परीक्षा में आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करने के लिए इस तरह के लिए बनाया गया है। अगला है कि गैस की लौ सबसे अधिक गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। जो अगर आप गैस को जला दें तो इसमें कई कलर आपको दिखेगा, एक बिल्कुल ब्लू का, एक रेड का। तो इसमें जो सबसे गर्म हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं, तो ये ज्योतिहीन क्षेत्र होता है, ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। अगला है कि डीडीटी का उपयोग हम किस रूप में करते हैं। जो हम डीडीटी का उपयोग करते हैं खास करके पानी में या फिर कहीं पर भी, तो क्यों करते हैं, तो ये करते हैं कीटनाशी के रूप में। कीटों को मारने के लिए हम डीडीटी का प्रयोग करते हैं। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, तो ये प्रभावित होता है यकृत। यकृत मतलब कि लीवर। अगला है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो देखिए अगर सभी अम्ल होगा तो अम्ल में अनिवार्य रूप से H पाया जाएगा, H2 हाइड्रोजन, और अगर वो क्षार होगा तो उसमें अनिवार्य रूप से OH आयन पाया जाता है। यानी इसमें अम्ल H+ और इसमें OH-।
तो ये आपसे क्षार पे भी पूछा जा सकता था, लेकिन क्षार पे पूछा जाएगा तो आपका ये उत्तर सही होगा। चलिए एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा। जल को हम H2O से कहते हैं, जल को हम H2O से डिनोट करते हैं, तो भारी जल को हम किससे डिनोट करते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है पहला, कमेंट करके बताइएगा। भारी जल को हम किससे डिनोट करते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला है कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? सबसे अच्छा उर्वरक यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, यूरिया, पोटास, कंपोस्ट और इनमें से कोई नहीं, तो ये है कंपोस्ट। और अगर आप देखेंगे तो ये गोबर से बनाई जाती है और कई तरह के जो सब्जियों के छिलके हैं, कचड़े हैं, उनसे ये बनाया जाता है। तो ये खाद पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक मानी जाती है। और ये इसलिए क्योंकि इसमें केमिकल का प्रयोग नहीं है। जब ये केमिकल का प्रयोग नहीं है तो ये पौधों में केमिकल नहीं भरेगा, और जब पौधों में केमिकल नहीं रहेगा तो जब हम उसे खाएंगे तो हमारे शरीर में केमिकल की कम मात्रा आएगी। इस समय अगर आप देख रहे हैं बालों का झड़ना, जल्दी चश्मा लगना या फिर और भी कई तरह के रोग, तो ये सब उर्वरक की ही देन है। क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, जगह कम है, ज़्यादा अनाज के लिए उर्वरक डालना पड़ रहा है। और आजकल तो ये दशा है कि बिना उर्वरक के तो कुछ होगा ही नहीं। तो उन सबको मैनेज करने के लिए उर्वरक की अंधाधुंध मतलब इसको डाला जा रहा है। अब यहाँ पे ये मानव शरीर पे या फिर जीव जंतु को भी नुकसान कर रहा है। आपको एक चीज़ बता दें कि जो यूरिया होती है उसमें नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? कई बार पूछा गया है, ये पाया जाता है 46%। तो चलिए क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। हम ऑक्सीजन का बता दे रहे हैं 21%, आपको बताना है नाइट्रोजन। अगला है कि पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो ये होती हैं अवसादी चट्टानें। अगला है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? ये होती है हीलियम। हीलियम ही क्यों, दूसरी गैस क्यों नहीं? क्लोरीन, फ्लोरीन और गैस क्यों नहीं? तो हीलियम इसलिए कि देखिए ऊपर गुब्बारे को उड़ाना है, मतलब कि ऊपर ले जाना है, तो ऊपर ले जाने का बस एक साफ फंडा है इस वातावरण में, जो चीज़ हल्का होगा वो ऊपर जाएगा। बस यही फंडा हर जगह लगता है, जो चीज़ हल्का होगा वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हीलियम ऐसा गैस है जो कि हल्का है, आसानी से उपलब्ध है, इसीलिए गुब्बारों को उड़ाने के लिए इसमें हीलियम भरा जाता है। हाइड्रोजन क्यों नहीं? हाइड्रोजन भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम भरते हैं हीलियम। हालांकि हाइड्रोजन थोड़ी महंगा पड़ती है, इसलिए हम हीलियम को ही भरते हैं। हीलियम को डिनोट किससे करते हैं? He से। परमाणु क्रमांक कमेंट करके बता पाएंगे आप? तो बताइएगा कमेंट करके, बेहद आसान क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक आपको बताना है। अगला है कि बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की जो ग्रंथि है ये किस ग्रंथि में होती हैं? बहिस्रावी और अंतःस्रावी, बाहर स्रावत और अंतर, तो ये होती हैं अग्नाशय में। पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि बोलने का ये मतलब होता है कि ये शरीर के एक तरह से देखा जाए तो अधिकतर हिस्सों पे इसका कंट्रोल होता है, इसीलिए इसको हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। स्प्रिंग को अपना सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये होता है प्रत्यानयन बल। जैसे कि आपने कोई स्प्रिंग को खींच करके रोक दिया है, अब इसको वापस करने के लिए जो स्प्रिंग खुद पे बल लगाएगा इसको हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। अगला है कि लौंग किससे प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है कि जो लौंग है किससे मिलेगा आपको? पत्ती से, छिलका से, ये आपके ऑप्शन बनेंगे, फूल से या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये बनता है लौंग फूल से। और बस आप लौंग पे नहीं, ये रबड़ पे भी पूछा जाता है, जूट पर भी पूछा जाता है। तो रबड़ दूध से निकलता है और जो जूट होता है ये छिलका से निकलता है। तो ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जानने चाहिए। अगला है कि अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में एक अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से जो पाछा शर्करा होता है, ग्लूकोज होता है, ये बनने की विधि का क्या नाम होता है? मतलब कि अगर ज़्यादा समय तक कोई अनशन करता है या फिर उपवास करता है तो उस समय एक प्रॉब्लम आती है ग्लूकोज को लेके। आपने पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि ग्लूकोज का लेवल गिर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोन वजनन। अगला है कि आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वजह से होती है? ये होती है सूती में। अगला है कि लोहे की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा माना जाता है? ये लोहा खाने वाला है, तो ये होता है हरी सब्जियां। हरी सब्जियां में कौन है जिसमें ज़्यादा लौह पदार्थ पाया जाता हो?
तो पालक। अगर गाजर की बात कर लें तो गाजर में क्या पाया जाता है ज़्यादा? विटामिन ए। विटामिन बी से क्या होता है? बेरी बेरी। अगला है कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो इसको मिलाते हैं हम इथेनॉल के साथ। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में तो ये होता है लाल रक्त का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन जहाँ से हमने लिया है वहाँ पर भी पूछा गया था एक बार, तो इसीलिए इसको यहाँ जोड़ा गया है। देखिए ब्लड 2-3 तरह के होते हैं, इसमें खास करके एक लाल होता है, एक श्वेत होता है, जिसको हम WBC बोलते हैं और इसको हम रेड BC बोलते हैं, RBC बोलते हैं। तो जो RBC होता है ये अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। कणिकाओं का असली रूप कितनी हड्डियों द्वारा होता है? खास करके बताया गया है ये रीढ़ की हड्डियों के लिए, तो ये होता है 33। BCG का पूरा नाम क्या होता है? ये एक तरह का टीका है जो कि खास करके बच्चों को लगाया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेलिजस कैलमेटे-ग्यूरिन, बेसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अल्कोहल तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? मतलब कि जो रनर होते हैं या फिर जो भी जिनको तुरंत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उनको हमको देना चाहिए क्या? ग्लूकोज। उनको क्या देना चाहिए? ग्लूकोज। अगला है कि जब एक वस्तु की गति ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? गति को दोगुना करना है, ठीक, यहाँ पे ऊर्जा नहीं होगा। गति को दोगुना करना है तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगी? देखिए गति को हम v से डिनोट करेंगे, ठीक, गतिज ऊर्जा को 1/2 mv² से डिनोट करेंगे। अगर यहाँ पे v का मान हम 1 रख लेते हैं या फिर अगर v की जगह पे हम 2 भी रख लेते हैं तो क्या होगा? 1/2 m और यहाँ पे 4v² हो जाएगा। यानी कि आप देखें तो इसमें और इसमें मिला है तो क्या हुआ है? बस एक 4 बढ़ा है। यानी कि अगर आप गति को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? चौगुनी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। अगला है कि सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो जो सोना का शुद्ध रूप होता है ये होता है 24 कैरेट का। मतलब 24 कैरेट बराबर है 100% प्योर। अगर पूछ लिया जाए कि 18 कैरेट बराबर है तो 75% प्योर और 12 कैरेट बराबर है 50% प्योर। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम आभूषण बनाते हैं ये कितना परसेंट, ये कितना कैरेट होता है? तो ये होता है केवल 22 कैरेट। आप देखेंगे कि ये शुद्ध सोना नहीं है। अगला है कि सीने बार किसका अयस्क है? तो ये है पारा का। अयस्क मतलब क्या होता है? तो देखिए जो ये पारा होता है जिसको हम Hg बोलते हैं यानी कि मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी, ये धरती में सीने बार के रूप में पाया जाता है और जो पदार्थ धरती में जिस रूप में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं अयस्क। अगला है कि शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ये होता कहाँ है? मस्तिष्क में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये मस्तिष्क में होता है। अगला है कि सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उसका अन्य नाम क्या है? तो इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? ये होता है आवृत्त बीजी। अगला है कि वन की ज्वाला यानी कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इसका अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, तो इसका अर्थ ये है कि ऐसे पेड़ या फिर ऐसा वन जो कि लाल फूल बिखेरता हो उसको हम कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब कि जहाँ पर देखने पर आपको केवल लाल ही लाल दिखे फूल तो उसको हम कहेंगे वन की ज्वाला यानी कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। अगला है कि पेनिसिलिन किससे बना होता है? तो ये बना होता है कवक से। पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये आपके लिए क्वेश्चन होगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता हो तो। अगला है कि लाइकिन की 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, वो 2 जीव कौन कौन से होते हैं? तो लाइकेन के लिए जो 2 जीव होते हैं वो होते हैं शैवाल और कवक। अगला है कि आमतौर पे संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाले एगार जो होता है, एगार जिसको बोलते हैं एगार, ये किससे मिलता है? तो ये मिलता है शैवाल से। अगला है कि एथलीट फुट नामक एक बीमारी होती है, तो ये किससे होती है? जो एथलीटों को होती है, जो धावक होते हैं खास करके उनको होती है, तो ये होती है कवक द्वारा। दमा जो बीमारी होती है जिसमें कि सांस फूलने लगता है,
तो ये भी होता है कवक के द्वारा। फाइलेरिया जो रोग होता है ये किसके कारण होता है, ये होता है कृमि के द्वारा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये कई बार आपसे परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, केंद्रीय जो सेंट्रल अनुसंधान केंद्र है धान के लिए ये कहाँ पे है, तो ये है उड़ीसा में और यहाँ पे है कटक, मतलब कि कटक में है और कटक कहाँ है, उड़ीसा में। अगला है कि कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ को किस में संचित किया जाता है, मतलब कि ये पूछा जा रहा है कि जो बैल का वीर्य होता है उसको कहाँ रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो, तो उसको रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में, और द्रव नाइट्रोजन में इसलिए रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। अगला है कि किस पादप का पुष्प मतलब कि फूल सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, तो ये होता है रेफ्लिसिया का। जो रेफ्लिसिया का फूल होता है ये सबसे बड़ा होता है और आप उसे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है रेफ्लिसिया का फूल। अगला है कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक जिसमें कि भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाई जाती हो, तो यह है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में जो फास्फोरस होता है अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे आप एक शब्द देखेंगे अम्ल मतलब कि एसिड। एसिड और बेस दो अलग अलग चीजें हैं और इनको हम डिफाइन करते हैं पीएच स्केल से। एक पीएच स्केल होता है जिसमें कि आपको 1 से लेकर 14 तक के नंबर दिखेंगे। इसमें बीच में 7 होगा जो कि न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन। जो 1 से लेकर 7 के बीच में होगा वो होगा एसिड यानी कि अम्ल। 7 से लेकर 14 के बीच में वो होगा क्षार यानी कि बेस। अगला है कि बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है, तो ये होता है ऑक्सीटोसिन। ये एक तरह का हार्मोन है और ये जब छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो वहाँ पे जो दूध का निष्कासन होने की प्रक्रिया है ये ऑक्सीटोसिन के द्वारा ही हो पाता है। अगला है कि निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है, तो निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में जिसको कि हम बोलते हैं डिंब वाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब। अगला है कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये 2 लोगों को मिला था, यह है मेल्विन केल्विन। इन लोगों को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो पौधों का भोजन बनाना, और ये भोजन कब बनता है, केवल दिन में। होता क्या है कि पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं और इसके साथ वातावरण से CO2 लेकर के समुचित मात्रा में पृथ्वी से जल लेकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको बता दें तो नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है और हर साल इसको 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है। इसको शुरुआत की गई थी अल्फ्रेड नोबल के नाम पे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला है कि असत्य फल मुख्य रूप से कौन से होते हैं, असत्य फल, तो यह है नारियल या फिर कटहल। अगला है कि किसी वृक्ष की आयु को कैसे पता किया जा सकता है, मतलब कि कोई पेड़ है उसकी आयु को पता करना है कि कितने वर्ष पुराना है ये, तो कैसे पता करेंगे, तो उसके वलयों को गिन करके। देखिए अगर कोई पेड़ है उसको काटा जाए तो उसमें आप देखते हैं कि उसके भीतर इस तरह वलय होता है, तो इसी वलयों के आधार पे इसकी उम्र की काउंटिंग की जाती है। अगला है कि जिस पदार्थ के संचयन से मांसपेशियों में थकान पैदा होती है ये क्या होता है, तो ये होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब इसका मतलब ये आपके मांसपेशियों में इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी तो वहाँ पे आपको थकान महसूस होती है। अगला है कि जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, जल संवर्धन क्या है या फिर हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो बिना मिट्टी के पादप का अगर उगाने की प्रक्रिया होती है तो इसे हम कहते हैं जल संवर्धन। कई जगह आपने देखा होगा ऑफिसों में या फिर कई जगह कि जहाँ पे केवल पानी में कुछ पौधे होते हैं, तो ये एक जल संवर्धन का अच्छा उदाहरण है। अगला है कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता, तो ये है ग्रेगर मेंटल। कभी कभी पूछा गया है कि जो ग्रेगर जॉन मेंटल थे, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंटल था, इन्होंने अपना पहला जो इन्होंने किया था आविष्कार या फिर खोज किस पे किया था, तो इन्होंने मटर के दाने पे किया था, मटर के दाने पे। अनुवांशिकी मतलब ये होता है कि पिता के गुणों को उसके बच्चों में आना, ये अनुवांशिकी है। अगला है कि जिन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों की प्रतिरोध पैदा होता है ये कौन सी होती हैं,
तो देखिए रोगों से लड़ने की क्षमता पूछ रहा है, तो ये होता है लिसिकार्डो, यानी कि इनको हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। यह एक तरह की सेल्स होती हैं और ये एंटी बनाती हैं आपके शरीर में, जो आपके रोग आने वाले हैं उसके लिए ये प्रतिरोध पैदा करती हैं। देखिए शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, मतलब कि कोशिका, और इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर के बनता है ऊतक। अगला है कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? क्या यह पिता से होता है या फिर माता से होता है? तो ये होता है पिता से। अगला है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 46, या फिर कहीं कहीं आपको ऑप्शन 23 जोड़े भी मिल जाता है, तो 46 कहिए या फिर 23 जोड़े कहिए। अगला है कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो देखिए मनुष्य में दो तरह के ब्लड होते हैं, एक होता है RBC, दूसरा होता है WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। तो यहाँ पे पूछा गया है रेड ब्लड सेल के बारे में कि इनका टाइम पीरियड कितना होता है, तो ये 120 दिन तक जीवित रहती हैं। 120 दिन के बाद, मतलब कि जो RBC आज बनेगा वो 120 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा, मतलब इसकी मृत्यु हो जाएगी। अगला है कि कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? जो ये कपास मिलता है किससे मिलता है? आपको ऑप्शन दिया जा सकता है बीज से, फल से, या फिर तना से, या फिर पत्ती से। तो ये मिलता है बीजों से। अगर कपास की बात करें कि कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो कपास का उत्पादन खास रूप से महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन अगर जूट के लिए बात करें तो जूट का इस पे उत्पादन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। अगला है कि ताजे निकले मूत्र से कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मूत्र होता है ये अमोनिया में बदल जाता है, और इसको बदलने के लिए कुछ जीवाणु काम करते हैं, और ये जीवाणु इसको अमोनिया में बदल देते हैं, यानी कि NH3 में। तो अगला है कि सीधा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक कौन लेके जाता है? जो फेफड़े तक पहुंचाया जाता है, तो ये होती हैं फुसफुस धमनी। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? मतलब कि मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये उनके वातावरण के कारण होता है, जिसको कि हम स्लिम ब्लडर भी बोलते हैं। अगला है कि सबसे पहले विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो इन वैज्ञानिक का नाम था WM स्टेनले। अगला है कि कृत्रिम गुर्दा की किस सिद्धांत पे काम करता है? जो कृत्रिम गुर्दा होता है, मतलब कि जो गुर्दा मतलब कि जो आपका रियल गुर्दा है वो खराब हो जाता है, बाद में जो लगाया जाता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये काम करता है अपोहन के सिद्धांत पे, जिसको कि हम डायलिसिस भी बोलते हैं। अगला है कि ग्रेगर मंडल ने किस पौधे पर शोध करके आनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, ये था मटर का पौधा। अगला है कि लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस मिलता है लाइकेन से। जो लिटमस होता है, और इससे हम पता क्या करते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। अगर किसी वस्तु का pH वैल्यू 3.4 है, तो क्या ये अम्ल होगा या फिर क्षार होगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, और इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइए। 3.4 है pH वैल्यू, तो ये अम्ल होगा कि क्षार होगा। अगला है कि एक व्यक्ति के आंखों का रंग काला, नीला या फिर भूरा उस वर्ण पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है। मतलब कि किसी व्यक्ति के आंखों का जो रंग है ये किसी भी रंग का होता है, किसके कारण? तो ये होता है परितारिका, यानी कि आइरिस के कारण ये इसी पे आश्रित होता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो यह है सिनकोना का पेड़। सिनकोना का जो पेड़ होता है, यहाँ से मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्राप्त की जाती है। अगला है कि पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो ये होता है चंगथंगी। अगला है कि जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? जब आंख में कभी धूल चली जाती है तो ये जो उसमें हिस्सा सूज जाता है वो होता है नेत्र श्लेष्माला, यानी कि जिसको हम कंजक्टिवा भी बोलते हैं। अगला है कि अफीम जो कि एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है? तो यह मिलता है सूखे लेटेक्स से।
अगला है कि कमर्शियल काग यानी कि वाणिज्यिक काग किसके छाल से मिलता है, तो ये मिलता है ओक यानी कि ब्लोच से। आगे बढ़ें तो अगला है कि मवेशियों में बाझपन किस रोग के कारण होता है। जो मवेशी मतलब कि जानवरों में ये होता है तो ये होता है बेंग रोग से। अगला कि अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं, तो उनको होता है सिरोसिस यानी कि जिसको हम बोलते हैं सूत्रण रोग। राइजोबोम किसका कार्य करती है, तो यह है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने के लिए राइजोबोम को जाना जाता है। अगला है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मरुद्भिद। और ये पौधे थोड़े स्पेशल टाइप के होते हैं, इसमें पत्तियां कम होती है और कारण ये है कि यहाँ पे पानी नहीं पाया जाता है या फिर कम पाया जाता है। अगला है कि भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी, तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसको कि हम MIC भी बोलते हैं। यहाँ पे ढेर सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी गैस लीक के कारण। अगला है कि भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन सी होती हैं, तो आप कई नस्ल होती हैं, मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफरीवादी और महसाना। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है ये है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। मखदूम में ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के मथुरा में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह है बीकानेर में। बीकानेर यानी कि राजस्थान जिसकी कैपिटल है जयपुर। अगला है कि दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है, तो दालचीनी मिलती है वृक्षों के छाल से। जो वृक्ष होते हैं उसका जो छाल होता है उसी से हमको दालचीनी मिलती है। आगे बढ़ते हैं तो मसालों की रानी किसको कहा जाता है, ये एक तरह से उपनाम आप कह सकते हैं। तो मसालों की रानी बोलते हैं इलायची को। जो इलायची खाने में प्रयोग की जाती है उसको हम बोलते हैं मसालों की रानी। मसालों का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है केरल में। केरल की राजधानी कहाँ है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए केरल की राजधानी। ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होगा। अगर फूलों का कोई अध्ययन करता है यानी कि फूलों पर पढ़ाई करता है तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे एंथ्रोलॉजी। फूलों की पढ़ाई को हम एंथ्रोलॉजी बोलते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी में हम पढ़ते हैं मिट्टी के बारे में। एंथ्रोलॉजी में पढ़ते हैं फूलों के बारे में। आगे बढ़ें तो सिस्टेमा नेचुराe किसकी पुस्तक है, ये एक पुस्तक है, तो ये है कार्ल लिनियस की। और दूध से दही बनाने पर ये जो दूध होता है दही बन जाता है, इसके जमने का कारण क्या है, तो ये एक बैक्टीरिया होते हैं, उनका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस होते हैं। विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु में होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। आगे बढ़े तो अगला है कि जंतुओं में होने वाला एक रोग है जिसको हम कहते हैं फुट एंड माउथ। यह किसके कारण होता है, क्या ये जीवाणु के कारण होता है या फिर विषाणु के, तो ये होता है विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन मिलता है, तो ये मिलता है लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन। अगला है कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह लेते हैं, मतलब कि जिनका मुख्य अनाज ही मक्का होता है, उनमें एक विटामिन की कमी हो जाती है। तो ये कौन सा विटामिन है, तो ये है विटामिन B1। विटामिन बी से वैसे एक रोग होता है, इसको बोलते हैं बेरी। विटामिन ई से रतौंधी, विटामिन सी से स्कर्वी। तो बताइए कमेंट करके कि विटामिन डी से कौन सा रोग होता है। यह बच्चों या फिर बुजुर्गों में अधिकतर पाया जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है, मुद्रा का अवमूल्यन, तो अवमूल्यन मतलब कि जो अन्य मुद्राएं हैं उनकी तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी होना। जैसे कि अवमूल्यन मतलब होता है कमी। अगर आपका कभी कभी होता है कि $1 बराबर है 70 रुपए के बराबर होता है, कभी कभी $1 बराबर है 80 रुपए हो गए। यानी कि पहले जब एक व्यक्ति $1 देता था तो आप 70 रुपए देते थे, लेकिन आज आपको 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी कि आपकी मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। देखा जाए तो ये अवमूल्यन अपने हाथ में नहीं होता है, कभी कभी अपने हाथ में होता है लेकिन पूरी तरह नहीं। इसमें क्या होता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उस पर आधारित होता है। कई बार कई देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपना अवमूल्यन खुद ही कर देते हैं। जैसे कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो हमारा $1 $1 के बराबर था, लेकिन यहाँ पे अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी कि इसे बचाने के लिए रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है,
तो ये है हैदराबाद में। देखिए इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सेबी कहाँ है या फिर आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आरबीआई से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है क्लोज इकोनॉमी, मतलब कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। तो यह है आयात निर्यात की अनुपस्थिति। मतलब कि अगर आपने नॉर्थ कोरिया का नाम सुना हो, नॉर्थ कोरिया एक देश है, तो जैसे होता क्या है कि कोई भी देश, नॉर्थ कोरिया को छोड़ दीजिए, कोई भी देश जो कि किसी भी अन्य देश से आयात और निर्यात नहीं कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे क्लोज इकोनॉमी। मतलब कि उनका जो भी सामान है या फिर जो भी पैसा है उनके ही देश में रह रहा है, तो इसे हम कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। अगला है प्लास्टिक मनी क्या है। तो प्लास्टिक मनी मतलब कि क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को हम कहते हैं प्लास्टिक मनी। हालांकि डेबिट कार्ड को भी प्लास्टिक मनी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक प्लास्टिक होता है लेकिन एक तरह का ये मनी है। आगे बढ़े तो अगला है कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था। तो ये था हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत का सबसे पहला बैंक था जो कि अंग्रेजों के ज़माने में खुला था। टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1907 में। 1907 से आपको बता दें कि ये सूरत स्प्लिट वाला ईयर है। यहाँ पे एक सूरत विभाजन हुआ था जो कि कई बार आपसे पूछा जाता है, जो कि अगर इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। दरअसल यहाँ पे बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग में और गरम दल में भी विभाजन हो गया था, तो इसे हम कहते हैं सूरत विभाजन। अगला है कि भारत में सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न होता है। ये होता है उत्तर प्रदेश। और अगर पूछ ले कि चीनी कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है, तो ये भी होता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पटसन कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है, तो पटसन होता है वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। अगला है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये है केरल। केरल एक ऐसा राज्य है यहाँ की साक्षरता सबसे अधिक है। आप देखेंगे कि यहाँ पे महिला हो या पुरुष या फिर ऑल ओवर सबकी साक्षरता देश भर में नंबर 1 पे है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि योजना में कोर सेक्टर एक शब्द आता है। कोर सेक्टर, इसका क्या मतलब है। कोर सेक्टर मतलब कि चयनित आधारभूत उद्योग, कुछ उद्योगों का चयन किया गया हो, उसे हम कहते हैं कोर सेक्टर। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तो ये है घरेलू क्षेत्र का। घरेलू क्षेत्र है उसमें ये जो सकल घरेलू बचत है, इसमें घरेलू क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। एक बुक है इंडिया इज फॉर सेल। इस बुक को किसने लिखा है। तो ये लिखा गया है चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है कि सार्क यानी कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए जो दक्षेस है इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाए तब, तो ये हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये है नेपाल में। नेपाल में कहाँ, तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू में, काठमांडू में। आपको बता दें कि दक्षेस जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनका एक संगठन है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय करों में राज्यों को कितने % हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। तो ये था 29%। हालांकि अब इसका कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि अब हमारे यहाँ GST लग चुका है। विक्रेता बाजार से क्या मतलब होता है। तो देखिए 2 तरह की बाजारें होती हैं, एक होता है क्रेता और एक होता है विक्रेता। तो विक्रेता अगर पूछा जाए तो यहाँ पे ये है कि जहाँ मांग की अपेक्षा पूर्ति कम हो, यानी कि पूर्ति कम हो। तो देखिए अगर मार्केट में किसी चीज़ की पूर्ति कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा उसको अगर मांग रहे हैं और पूर्ति कम है, तो यहाँ पे विक्रेता अपने मन मुताबिक उसका पैसा रख सकता है। लेकिन क्रेता बाजार में इसका उल्टा होता है, यहाँ पे होती है पूर्ति अधिक। जैसे कि किसी चीज़ की मांग बहुत कम है, मांग है 5 किलो की और मार्केट में उपलब्ध है 25 किलो, यानी कि मार्केट में 20 किलो बचना तय है। तो इसी 20 किलो बचे ना, इसके लिए क्या करते हैं दुकानदार कि इसका रेट कम से कम लगाते हैं और इसे हम कहते हैं क्रेता बाजार। तो ये 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, क्रेता बाजार और विक्रेता बाजार। अगला है कि अंकटाड IX यानी कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में और शहर का नाम है मिडलैंड।
आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि योजना आयोग के द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन है। तो कुल मिला के ये समझिए कि एक बुक है भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं, इसके लेखक कौन है, ये है प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। यहाँ पे देखिए एक शब्द है योजना आयोग, जो कि भारत सरकार के लिए योजना बनाता था, लेकिन इसको 1 जनवरी 2015 में नाम बदल के कर दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा इसके एक उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं, जैसे कि सेम टू सेम योजना आयोग में होता था। हालांकि आप देखेंगे कि दोनों का काम अलग अलग है। योजना आयोग का काम था कि सरकार को योजना बना के दे, नीति आयोग का काम है सरकार को केवल और केवल सलाह देना। अगला है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई। तो ये लागू की गई 1997 से, दिन था 17 सितंबर। नजून दप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से था। तो ये था रेल भाड़ा विषय से, जो रेल भाड़ा था इसी के लिए ये समिति बनाई गई थी। नजून दप्पा समिति कब बनाई गई थी, तो 1993 में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये है मनीला में, और मनीला मतलब कि फिलीपींस की राजधानी। अगर आपने रेमन मैगसेसे पुरस्कार का नाम सुना हो, जो कि 2019 में भी भारत के एक व्यक्ति को मिला है, जिनका नाम है रवीश कुमार, तो ये मिलता है फिलीपींस की कैपिटल मनीला में ही। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा है। द्विपक्षीय दानदाता, तो यह है जापान। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जापान की कैपिटल कहाँ है, जापान की कैपिटल कहाँ है, कमेंट करके बताइए। जापान पे 2 बार परमाणु हमला भी हुआ था, 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को। किसने किया था, तो ये किया गया था अमेरिका के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। अगला है कि WWF का क्या मतलब है, यानी कि फुल फॉर्म। तो ये है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अगला है नाबार्ड, जो कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, क्या है, तो नाबार्ड एक बैंक है। आपने नाबार्ड का नाम जरूर सुना होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन का मतलब ये कि अर्थव्यवस्था को सही रखने के लिए काम करना। तो ये है समवर्ती सूची। अब ये समवर्ती सूची क्या है, तो देखिए जब संविधान बना तो 3 तरह की सूची बनाई गई। एक थी उसमें समवर्ती, और एक थी राज्य के लिए, और एक थी केंद्र के लिए। केंद्र की सूची में जिन जिन विषयों को रखा गया, जैसे कि रक्षा, रेल, इस तरह जो भी विषय यहाँ पे रखे गए हैं, देश का बॉर्डर, देश या फिर किसी भी स्टेट का बॉर्डर, तो जैसे राज्य में प्रारंभिक शिक्षा, हालांकि प्रारंभिक शिक्षा दोनों में है तो इसको नहीं लिखते हैं। तो इस तरह इन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र को है। ऐसा नहीं है कि रक्षा, जब मतलब कि किसी रक्षा पे कोई राज्य कानून बना दे। राज्य का अपना एरिया है, लेकिन जो समवर्ती सूची है उनमें क्या है कि इनमें कोई भी राज्य या फिर केंद्र कोई भी कानून बना सकता है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी मैटर है, तो उस पर अगर वो समवर्ती सूची में है तो उस पर राज्य या फिर केंद्र कोई भी कानून बना सकता है। अगर कोई कानून नहीं है तो राज्य कानून बना देता है, तो राज्य का कानून उस राज्य में माना जाएगा। लेकिन अगर उस पर केंद्र कानून ला देता है 1, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल बाद, तो वहाँ पे राज्य का कानून खत्म हो जाएगा, केंद्र का कानून लागू हो जाता है। यहाँ पे देखिए कई बार ऐसे होते हैं जो कि किसी सूची में शामिल नहीं होते हैं, और उस तरह के विषयों को हम क्या करते हैं कि उनको हम दे देते हैं केंद्र सरकार को। तो ये जो समवर्ती सूची है इसमें था आर्थिक नियोजन। अगला है करपाट, यानी कि काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, करपाट। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है नई दिल्ली में। अगला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यानी कि सेबी। सेबी की स्थापना कब की गई थी, तो ये हुए 1988 में। देखिए सेबी काम क्या करता है, तो सेबी का एक तो काम है कि जो हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज है उनकी देख रेख करना।
अगला है कि भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है, तो ये है उड़ीसा में। उड़ीसा मतलब शिशु मृत्यु दर का क्या मतलब है कि जो बच्चे छोटे हैं उनकी मृत्यु दर। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। मतलब कि आप ये जान सकते हैं कि 18 साल या फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी काम कराए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं आगे। अगला है कि स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित थी। जो स्वामीनाथन समिति थी ये किस पे काम करने के लिए बनाई गई थी, तो ये थी जनसंख्या नीति पे 1994 में। अगला है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी कि IRBI की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 20 मार्च 1985 को। देखिए अगर बात जनसंख्या की आ गई है तो हमारे यहाँ जो जनसंख्या की गणना होती है हर 10 साल पे होती है। पहली गणना हुई थी 1881 में और तभी से लगभग 10-10 साल पे ये गणना होती है। हालांकि इससे पहले भी एक बार गणना की गई थी 1872 में, लेकिन इसका उतना डाटा नहीं रखा गया, इसीलिए तुरंत 1881 में जनगणना कराई गई। इसके बाद हर 10 साल पे यानी कि 2001 में हुई, 2011 में हुई, अब अगली बार 2021 में होगी। तो इस तरह जो जनगणना होती रहती है, जब तक नई जनगणना ना हो जाए तब तक हम पुराने जनगणना को ही आधार मानते हैं। जैसे कि इस समय जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2019 चल रहा है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा कि भारत की जनसंख्या कितनी है तो सही उत्तर है 121 करोड़। हालांकि 121 करोड़ तो 2011 में थी, अगर अब आप रियल में देखेंगे तो ये करीब करीब 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन जब तक नया डाटा ना आ जाए तब तक आपको पुराने डाटा पे ही चलना होता है। अगला है कि भारत में सबसे अधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पे कम आय मिलती हो किसी भी मजदूर को, तो ये है बिहार। बिहार है जिसकी कैपिटल है पटना। आगे बढ़ते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी। देखिए होता क्या था कि पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनाई जाती थी और उसमें खास जो क्षेत्र था उस पर फोकस किया जाता था ताकि उस क्षेत्र में अच्छा काम किया जा सके। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि और सिंचाई पे फोकस किया गया, क्योंकि जब देश का बंटवारा हो गया था और देश आज़ाद भी हो गया था तो उस समय हालत बदतर थी और इसे सुधार लाने के लिए सबसे पहले कृषि पर फोकस करना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं तो अगला है किस समिति ने कृषि जोतों यानी कि एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की संस्तुति की थी, तो ये थी राज्य समिति। मतलब कि कोई जो व्यक्ति जितना खेत जोत रहा है, जिसका जितना खेत है उस पर टैक्स लगाने की बात की गई थी। क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग है, तो नहीं। देखिए योजना आयोग को संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है या फिर संविधान में योजना आयोग के बारे में कहीं बात नहीं की गई है। इसको एक कैबिनेट अप्रूवल के द्वारा लाया गया, मतलब कि कैबिनेट की मीटिंग हुई और यहाँ पे योजना आयोग को बना दिया गया। तो अब अगर इसको खत्म भी करना होगा तो कैबिनेट की एक मीटिंग होगी और इसको आसानी से खत्म कर दिया जाएगा और इसीलिए इसका नाम बड़े ही आसानी से बदल के नीति आयोग कर दिया गया। अगला है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP किस वर्ष शुरू किया गया, तो ये था सन 1978-79 में। आगे बढ़ते हैं तो उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है, तो ये है भारत। लेकिन अगर पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ज्यादा उत्पादन, तो ये होता है असम। चलिए कमेंट करके बताइए असम की कैपिटल कहाँ है, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा दूसरा। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर पूछ ले कि सबसे अच्छी चाय भारत में कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा असम, लेकिन सबसे अच्छी दार्जिलिंग में। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा असम की कैपिटल कहाँ है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1995 में और इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, WTO। अगला है कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो भी शेयर मार्केट है तो इनको देखने का काम करता है SEBI, ये और इसका फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि आर्बिट्रेज का क्या मतलब है। तो आर्बिट्रेज का मतलब यह है कि स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में
कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा को अन्यत्र ले जाकर के ऊंचे मूल्य पर बेचने की प्रक्रिया को हम कहते हैं आर्बिट्रेज। अगला है कि BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। अगला है कि प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने दिया था, तो ये दिया गया था JB से के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है, तो ये है मुद्रा के प्रचलन से, मतलब कि मुद्रा किस तरह मार्केट में चल रही है। निक्की क्या है, निक्की तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक का नाम है निक्की। टोक्यो का जो स्टॉक एक्सचेंज का और शेयर मूल्य सूचकांक है इसका नाम है निक्की। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये हुई थी 1 जनवरी 1982 को। आदिभूत सैन्य समिति का संबंध किससे है, यह है लघु उद्योग क्षेत्र से। तो आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है, तो ये है बालिका शिक्षा से। ये कस्तूरबा गांधी कौन थी, तो ये थी गांधी जी की पत्नी। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट करके बताइए गांधी जी के माता जी का क्या नाम था। गांधी जी के माता जी का क्या नाम था, कमेंट करके बताइए। नाम शुरू होता है P से। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए अपनी रिपोर्ट बनाई, तो RN मल्होत्रा समिति संबंधित है बीमा क्षेत्र से। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मतलब कि CSO के द्वारा ये गणना की जाती है कि भारत की राष्ट्रीय आय कितना है, नेशनल इनकम जिनको हम बोलते हैं। अगला है कि उद्योगों में तीव्र विकास और औद्योगिकीकरण की रणनीति से मुख्य रूप से यह किस योजना की अंग थी, तो जो देखिए पहली जो योजना आयोग आया था 5 साल के लिए, पंचवर्षीय योजना, उसमें हमने फोकस किया कृषि पे। दूसरी वाले में हमने फोकस किया औद्योगिकरण में, मतलब कि उद्योगों पे, तो ये थी दूसरी योजना। अगला है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई, तो ये थी राकेश मोहन समिति। अगला है कि ऐसा कोई कर जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है, तो देखिए जिस अधिकार के बारे में, जिस टैक्स के बारे में, जिस कानून के बारे में संविधान में नहीं बताया गया है, अगर उसको लगाना है तो इसका अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है, किसी भी राज्य को नहीं है। अगला है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकसित है या फिर विकासशील है, तो भारत की अवस्था अभी है विकासशील, यहाँ की अर्थव्यवस्था हम विकसित अभी नहीं है। अगला है कि भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है, तो ये होती है CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी का काम कौन करता है, तो यह है वित्त आयोग। क्योंकि जो आज आप GST देख रहे हैं, इसमें भी क्या होता है कि जो राज्य का पैसा है इसको केंद्र सरकार वसूल ले रही है, तो वहाँ पे जब एक केंद्र सरकार वसूल रही है तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार राज्य को ये पैसा देगी। और कई बार क्या होता है कि केंद्र में कोई और सरकार है, राज्य में कोई और सरकार है, तो विवाद होने के कारण कई बार ये विवाद कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तो इनका विवाद ना बढ़े इसके लिए काम करता है वित्त आयोग। 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, के लेखक कौन है, तो ये है सर M विश्वेश्वरैया। सर M विश्वेश्वरैया ने लिखा था प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, और ये लिखा गया था 1934 में। 1934 से आपको क्या याद पड़ता है, अगर यहाँ पे आप 1935 कर दे तो यहीं पे RBI की स्थापना हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 में। RBI मतलब कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि बैंकों का बैंक आप इसे कह सकते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है बैंकॉक में। इकोनॉमिक मतलब ESCAP है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, तो इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है बैंकॉक में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, देखिए ये क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, मतलब कि IMF का पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय है अमेरिका में, और अमेरिका के वाशिंगटन शहर में। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, यह भारत के किस शहर में स्थित है, तो यह है शिमला में। शिमला कहाँ की कैपिटल है, तो हिमाचल प्रदेश की।
आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना किस वर्ग के कल्याण के लिए ध्यान केंद्रित करती है। मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संगम योजना थी यह किसके लिए थी, तो ये थी जो हैंडीकैप है, दिव्यांग है, उनके लिए। अगला है कि ILO का मुख्यालय कहाँ है। ILO मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है कि दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये है पहला। और दूध का उत्पादन किस क्रांति के तहत आता है, तो ये होता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के तहत हमने दूध का उत्पादन बढ़ाया और इसके लिए कौन जिम्मेदार था, मतलब कि इसके हेड कौन थे, ये थे वर्गीज कुरियन। और ये किसके संस्थापक हैं, तो अमूल दूध के। किसके, अमूल दूध के। जो अमूल दूध हम पैकेट वाला देखते हैं इसके संस्थापक हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक, तो ये है अमेरिका में और शहर है वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की कैपिटल भी है। अगला क्वेश्चन है कि ओपेक मतलब कि इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब कि ये उन सभी देशों का समूह है जो कि जो पेट्रोलियम है उसका निर्यात करते हैं वहाँ से। तो इसका हेडक्वार्टर है वियना में। ओपेक OPEC होता है। इसका देखिए फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, फुल फॉर्म दिया गया है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। अगला क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। भुगतान संतुलन, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक समय में जो भी लेन देन होता है, अगर वो एक देश का बाकी देशों के साथ एक निश्चित अवधि में जो लेन देन होता है उसी के दौरान हम भुगतान संतुलन को परिभाषित कर सकते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशेषता थी, तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना की। देखिए पंचवर्षीय योजना क्या है, तो जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी थी 1950 में, तो वहाँ पे देखा गया कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में पीछे है, तो विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था क्योंकि हमारे पास उतने सिस्टम नहीं थे, हमारे पास उतने संस्थाएं नहीं थी। देखा जाए तो पूरी तरह एक गरीबी में अंग्रेज छोड़ के गए थे। तो वहाँ पे पंचवर्षीय योजना बनाई गई। पंचवर्षीय योजना में ये किया गया कि हम 1 से 2 सेक्टरों को हर 5 साल में फोकस करेंगे और इसी 5 साल के दौरान इससे एक अच्छे ऊंचाई पे पहुंचा देंगे। तो पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनाई जाती थी और योजना आयोग का इसमें मुख्य रूप से हाथ होता था योजना आयोग, जो कि अब इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम है अब नीति आयोग। नीति आयोग इसका नाम कब रखा गया, तो ये रखा गया 1 जनवरी 2015 को। तो जो ये योजना आयोग थी इसका काम था योजना बनाना, और ये जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का क्या मतलब कि काम था, दूसरी का क्या काम था। तो कई बार पहली का पूछा गया है, तो पहली का काम था कृषि पर फोकस करना। मतलब कि हमने देखा कि वहाँ पे जब भारत आज़ाद हुआ तो भुखमरी बहुत ज़्यादा थी, हालांकि इंडिया में आज भी है। आज भी हम अगर हंगर रिपोर्ट में देखें तो हम 102वें नंबर पे हैं। तो यहाँ पे जो पहली पंचवर्षीय योजना थी हमने कृषि पे काम किया। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी हमने जो जैसे कि बोकारो में स्टील फैक्ट्री है, इस तरह के जो संयंत्र लगाए। इसी तरह जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें हमने न्यूनतम कार्यक्रम रखा क्योंकि पिछले कार्यक्रम पूरे नहीं हुए थे। अगला है कि भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय सबसे न्यूनतम आकी गई है, मतलब कि सबसे कम, तो ये है बिहार। मतलब कि जो औसत वार्षिक आय है बिहार में सबसे कम है। बिहार की कैपिटल कहाँ है, पटना। अगला क्वेश्चन है कि हरा सोना किसको कहा जाता है। हरा सोना ये कहा जाता है चाय को। अगर भारत की बात करें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है चीन का, और भारत में पहला स्थान किसका है, तो असम का। लेकिन भारत में बेस्ट चाय कहाँ से आती है, तो ये आती है WB यानी कि वेस्ट बंगाल से, यानी कि पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे एक जगह है दार्जिलिंग में सबसे बेस्ट चाय आती है। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो ये होता है असम से। चलिए वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कमेंट करके बताइए असम की कैपिटल कहाँ है, कैपिटल ऑफ असम ये कहाँ है, कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस आधार पे की जाती है। तो जितनी अभिदत्त पूंजी होती है, जितने सब्सक्राइब्ड पूंजी होती है, इसी के आधार पे कंपनी के लाभांश की घोषणा
की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? ये किया था 1969 में। कई बार डेट पूछा जाता है, तो 19 जुलाई को। देखिए, 2 बार राष्ट्रीयकरण किया गया, एक बार 1969 में 14 बैंकों का और एक बार 1980 में 6 बैंकों का। इस तरह आप देखेंगे कि कुल 20 बैंक हो गए। बाद में एक बैंक का विलय करने के बाद 19 बैंक हो गए थे। हालांकि इस समय विलय की प्रक्रिया आगे कंटिन्यू है। अगला क्वेश्चन है कि ILO का फुल फॉर्म के साथ ये बताइए कि इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। ILO मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आप इनका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, ये कई बार पूछे जाते हैं। और इसी तरह जो भी मतलब है ILO हुआ, UN हुआ, इस तरह का जो भी हेडक्वार्टर, ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है। तो इसका हिंदी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है बेल्जियम में। और बेल्जियम में कहाँ? तो ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है और वहीं पे। अगला क्वेश्चन है कि मोटर कारों के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? तो यह है बिरला घराने का। जो हिंदुस्तान मोटर्स है, इस पे बिरला घराने का आज भी आधिपत्य है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन हुआ? तो ये था गेहूं। देखिए, हरित क्रांति क्या थी? तो हरित क्रांति में हमने काम किया अनाजों के उत्पादन पे, अनाजों के उत्पादन पे। उसी तरह हमने श्वेत क्रांति में क्या किया? तो दुग्ध उत्पादन में। तो ये विभिन्न तरह की क्रांति हैं और इसके लिए हमने स्पेशल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप हमें चैनल पे फॉलो करते हैं तो आपको मिली होगी। वहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसलिए हमने उसको कवर किया। और आप देखेंगे कि जो हरित क्रांति आई थी सबसे पहले, इसमें हमने अनाजों पे जो फोकस किया, तो खास करके गेहूं और जौ, इनका उत्पादन ज़्यादा हो गया, मतलब अधिक हो गया। और हमारा एम भी यही था। लेकिन अगर सबसे अधिक की बात करें तो ये गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि यहाँ पे देखिए, अगर हरित क्रांति की बात करें तो भारत में इसके लिए कौन जाना जाते हैं? तो ये हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 जुलाई 1991 में। अगला क्वेश्चन है कि जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से हुआ था? तो ये हुआ था बैंक की जो सिक्योरिटी होती है उनके जांच के हेतु, बैंक की जो प्रतिभूतियां रखी जाती है उनके जांच हेतु। देखिए, कई बार पूछा जाता है कि RBI की जो स्थापना हुई किस कमेटी के सिफारिश पे हुई? तो ये हुई थी हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश पे। हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश पे ये इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1935 में, और ये था 1 अप्रैल। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए। PDF डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन तो ये होता है मंदी के साथ अगर मुद्रास्फीति आ जाए तो इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये इकोनॉमिक्स का एक वर्ड है। अगला है कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? यह है जम्मू एंड कश्मीर की। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर को किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये होता है केसर। उसी तरह कमेंट करके बताइए, कॉफी के उत्पादन के लिए किसको जाना जाता है? कॉफी के उत्पादन के लिए किसको जाना जाता है? जम्मू एंड कश्मीर को केसर के लिए, असम को चाय के लिए। तो कमेंट करके आपको बताना है कि कॉफी के उत्पादन के लिए किस प्रदेश को जाना जाता है। और आपको बता दें कि ये एक तरह से हिंट दे तो दक्षिण भारत का यह एक प्रदेश है और ये बहुत मतलब कि देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सक्सेस प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो देखिए, वित्त आयोग बनाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका आर्टिकल होता है 280। 5 साल के लिए इसको बनाया जाता है। और इसका काम ये होता है कि जो टैक्स होते हैं उसमें जो स्टेट का भाग है उसको स्टेट को, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भाग है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाए। और इसके लिए कई तरह के नियम और सिद्धांत बनाने का काम भी वित्त आयोग का होता है। तो आपको याद रखना है कि इसका गठन कौन करता है? तो ये किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 280। ये तीनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। अगला है कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये की नोट छापता है? तो नहीं। तो इसको कौन छापता है? तो इसको वित्त मंत्रालय के द्वारा
छापा जाता है और इस पे जो सिग्नेचर होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं। लेकिन 1 रुपये के नोट के अलावा अगर बात करें किसी भी नोट पे 5, 10, 20, 100, 200, 500 या फिर 2000, तो यहाँ पे हमेशा 1 रुपये को छोड़कर बाकी पर जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनके सिग्नेचर होती है। तो इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है, अगर हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2019 में, तो ये हैं शशिकांत दास। तो इस तरह आपको जब भी एग्जाम देने जाना है उस समय के मौजूदा गवर्नर को उनका नाम याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो ये था सोवियत संघ के सहयोग से। अब ये सोवियत संघ कहाँ पे है, तो ये अगर आप इस समय का रूस देख रहे हैं तो ये कई देशों का एक समूह था, इसे हम कहते थे सोवियत संघ। रूस से हमने क्या लिया है, तो रूस से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य को, और ये रूस नहीं था उस समय, इसको हम यूएसएसआर कहते थे, मतलब कि सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है कि एडीबी मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना किस वर्ष किया गया, ये किया गया था 1966 में और महीना था दिसंबर का। आगे बढ़ते हैं तो अगला है ट्राइसेम मतलब कि ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यह एक सूत्रपात था केंद्रीय प्रायोजित योजना का। इसका शुरुआत कब किया गया, इसका मतलब ट्राइसेम का शुरुआत कब किया गया, तो 15 अगस्त 1979 को। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन है, तो यह है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि सबसे बड़े घोटाले की भेंट चढ़ गया। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का गठन किस वर्ष किया गया। एक लाइन में समझिए, सीबीडीटी का गठन कब किया गया, तो यह था सन 1963 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1957 में। ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। भारतीय जीवन बीमा यानी कि एलआईसी की स्थापना कब की गई, तो 1 सितंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लीड बैंक योजना कब शुरू की गई, तो लीड बैंक योजना शुरू की गई थी 1969 को, और इसी साल आप देखेंगे कि पहली बार कुछ बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है, तो इसे कहते हैं आईडीए को। जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इसे हम कहते हैं कि ये विश्व बैंक की ऐसी खिड़की है जो कि उदार ऋण प्रदान करती है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हम किसका नया नाम है, तो यह है न्यावा सोवा का। यह है कहाँ पे, तो यह है मुंबई में। पहले न्यावा सोवा नाम था, लेकिन अब इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी अगस्त 1996 में। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया मतलब कि एराई, इसकी स्थापना कहाँ हुई है, ये हुई है पुणे में। नफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पुष्टि के लिए की गई, तो ये था कृषि उपजों के विपणन के लिए, मतलब कि जो कृषि के उपज हैं उनके विपणन के लिए नफेड की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। स्वर्ण जयंती तो यह है नगरीय क्षेत्र से। और भारत में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है, यह है सूती वस्त्र उद्योग, जिसकी हालत इस समय बेहद खस्ता हाल है। ट्राइसेम क्या है, तो अभी आपने देखा था ट्राइसेम का फुल फॉर्म, यहाँ पे पूछा गया है कि ट्राइसेम क्या है, तो ट्राइसेम भी इस समय बंद हो गया है लगभग। यहाँ पे क्या है कि जो ग्रामीण युवक होते हैं उनको स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करना, उनको काम सिखाना। भारत में विदेशी मुद्रा का नियंत्रण किसका है, तो ये है आरबीआई का। मतलब भारत में जो भी मुद्रा है उस पर नियंत्रण है आरबीआई का, चाहे वो विदेशी हो या फिर देशी हो। अगला है ट्राइफेड। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1987 में। और निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्यों से शामिल किया गया, तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक मतलब कि एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 1 जनवरी 1982 को। आगे बढ़ें तो अगला है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार थी और उसी समय नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी मतलब कि देखा जाए तो पारदार किसको माना जाता है, यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन को। अगला है कि भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन मतलब कि AITUC को अन्य श्रमिक संगठन के विलय की योजना है, तो यह हिंदू मजदूर सभा, इसको इसमें विलय करने की योजना बनाई गई है।
तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आपको बता दें कि इसके जो भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।